हेलो एवरीवन, स्वामी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो है बीएड एंट्रेंस के प्रिपरेशन में आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। और उससे पहले आप सभी हमारे सौम्या एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिए और लाइक बटन भी बिल्कुल दबा दीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के साथ, यानी कि यहाँ से आपका जो है सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन प्रारंभ होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है 14वें वित्त आयोग 2015-20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, तो 14वें वित्त आयोग 2015 और 2020 की बात हो रही है। तो भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब पेश की गई थी? तो ऑप्शन हम देंगे 2014, यानी कि कौन सा, यानी कि 15 दिसंबर 2014 को जो है क्या किया गया था, यानी कि 14वें वित्त आयोग 2015-20 ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी जो है रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता जो किए थे, तो अध्यक्षता किया गया था डॉक्टर वाई रेड्डी के द्वारा। ठीक है, अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर वाई रेड्डी के द्वारा। आई बात समझ में? चलिए, तो वाई रेड्डी कौन थे? तो ये गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, तो हम चलेंगे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दिसंबर 2014 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ हम इस बात को समझेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं कि ग्रामीण है भाई, ठीक है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया है? आरबीआई के अधीन नहीं। ठीक है, नाबार्ड लेके चलेंगे, कृषि मंत्रालय नहीं है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नहीं होगा। तो नाबार्ड के द्वारा जो है क्या है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय सांख्यिकी का आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे 12 जुलाई 2006 ईस्वी को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए इसके पहले जो है 2005 में हुई थी सी रंगराजन के नेतृत्व में। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? यानी आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, इनके मतलब कि काम करने की अवधि कितने वर्ष की होती है, ये आपको बताना है। तो बोलेंगे 3 साल। ठीक है, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, इनके कार्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? 3 वर्ष का होता है। ठीक है, तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है? बर्फ पिघलेगी तो आयतन घटता है कि बढ़ता है? तीसरा है सी नंबर, पहले घटता है फिर बढ़ता है, और चौथा है वही रहता है। तो बच्चे, जब आप बर्फ यानी कि
बर्फ जब पिघलती है तो बर्फ पिघल के किस में बदल जाती है, वाटर में ये कन्वर्ट हो जाती है। और वाटर में जब कन्वर्ट हो जाती है तो उसका आयतन जो होता है, जो वॉल्यूम होता है, वो क्या होगा भाई, घटेगा। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घटेगा बर्फ का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है, कार्बन नहीं होता है भाई। ठीक है, किसमें कार्बन नहीं होता है ये आपको देखना है। पहला है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, तीसरा है कोयला, चौथा है बलुआ पत्थर। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सारे चीज जो है ये कार्बन के क्या है, अपर रूप है। ठीक है, यानी कि इसमें कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन किसमें कार्बन नहीं पाया जाएगा, तो बोलेंगे बलुआ पत्थर में कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, भारी जल है एक, भारी जल एक क्या है, शीतलक है, मंदक है, एक प्रकार की औषधि है, या फिर ईंधन है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे भारी जल जो है एक क्या है, मंदक है। क्या है, मंदक है। कहने का मतलब है कि भारी जल जिसको कि हम क्या, जल का अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो जल को हम कहते हैं H2O। ठीक है, तो भारी जल की जब बात आ जाती है तो भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है, याद रखिएगा D2O जो होता है बच्चे, ये क्या होता है, भारी जल का जो है ये रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि D से हो जाता है ड्यूटेरियम और O से हो गया भाई क्या, तो ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, भारी जल होते हैं। ठीक है, चलिए तो इसलिए ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड एक क्या है, तो एक मंदक है। ठीक है, क्या है, मंदक है। ठीक है, तो मंदक में क्या होता है, जिसमें कि भारी जो जल होते हैं, ग्रेफाइट होते हैं, फिर उसके बाद बेरिलियम होते हैं, तो ये सारे जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, इसमें यानी कि ऐसे जलों में शामिल होते हैं। तो इसलिए हम राइट आंसर क्या देंगे, मंदक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है, कौन सी धातु भाई चाकू से काटी जा सकती है। पहला है चांदी, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा है जस्ता और चौथा है सोडियम। ठीक है, तो बताइए चाकू से हम किसे जो है आसानी से काट सकते हैं, अगर आप सभी जानते हैं तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। ठीक है, तो हम सोडियम को चाकू से आसानी से क्या कर सकते हैं बच्चे, काट सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है, वर्षा ऋतु में लकड़ी फूलने का कारण है, वर्षा ऋतु में लकड़ी जो है फूलने लगती है क्योंकि उसमें वर्षा के पानी लकड़ी में क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, लकड़ियां फूलने लगती है। तो उसमें जल का क्या होता है, यानी एब्जॉर्बेशन होता है, लेकिन कैसा एब्जॉर्बेशन होता है, तो बोलेंगे इंडो एब्जॉर्बेशन होता है, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, अंतःशोषण बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर क्या हो गया, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, पहला है संघनन, दूसरा है अवक्षेपण, तीसरा है बहना, चौथा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो यहाँ हम ये चीज देखेंगे कि पादप यानी कि प्लांट के द्वारा एटमॉस्फेयर में जल परिवर्धन की
प्रक्रिया, यानी कि जल परिवर्धन का मतलब होगा, जल परिवर्धन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी, वाष्पोत्सर्जन कहलाएगी। ठीक है, उत्सर्जन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में क्या होते हैं, यानी कि प्लांट जो है वो क्या करती है, वाटर को क्या करती है, यानी परिवर्धित करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बाकी ये है कंडेंसेशन है, अवक्षेपण नहीं होगा, बहना नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसलिए राइट आंसर हो गया डी नंबर। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये आपको बताना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अरक्तता निम्न में से किस विटामिन अल्पता के कारण होती है, यानी कि कौन सी विटामिन की कमी से खून की कमी, यानी कि जिसे हम रक्त अल्पता कहते हैं, और इसको हम एनीमिया के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसा कौन सा मतलब है, तो भाई B6 और B12। ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाए शरीर में, ठीक है, तो ये क्या है, रक्त अल्पता, यानी अल्पता के कारण जो है ये बीमारी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो राइट आंसर बी हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। ठीक है, इलायोप्लास्ट एक प्रकार का क्या होता है, तो इलायोप्लास्ट जो है बच्चे एक प्रकार का क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं जो कि कहिए कि लिपिड के प्लांट में लिपिड स्टोरेशन का ये क्या करते हैं, काम करते हैं। और ये इलायोप्लास्ट जो होते हैं ये मुख्य रूप से क्या करते हैं कि प्लांट को ये मतलब कि गैर पिगमेंटेड के रूप में क्या करते हैं, यानी कि प्रदान करते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं रंगहीन। ठीक है, तो ये प्रदान करते हैं। तो सीधा है कि इलायोप्लास्ट प्लांट में किसको, यानी कि लिपिड को ये क्या करेंगे, यानी कि स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसको लाल रक्त या रक्त हो जाएगा, रक्त कोशिकाओं की कब्रिगा कहा जाता है। लाल रक्त कोशिका का कब्रिगा किसे कहा जाएगा, तो इसको कहेंगे भाई तिल्ली। ठीक है, क्या कहेंगे, तिल्ली कहेंगे। ठीक है, चलिए तो तिल्ली आप सभी समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ आरबीसी जो होते हैं यानी कि क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, यानी कि आरबीसी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ, तो तिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ठीक है, कौन ऐसा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है वो देखना है। पहला है वीबी, उसके बाद दूसरा है सी, तीसरा है ऑर्कल और चौथा है जावा। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि प्रोग्रामिंग भाषा जो नहीं है भाई तो वो है ऑर्कल। ठीक है, ऑर्कल, बाकी जो है वीबी, सी और जावा ये सारे क्या हैं, कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो ऑर्कल जो है वो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट टाइगर से नहीं, पौध प्रजनन से नहीं, वन संरक्षण से, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा के समर्थन में जो है चिपको आंदोलन को क्या मिला था, यानी कि एक बढ़ावा मिला था, यानी समर्थक थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। ठीक है, और ये वन को संरक्षित करने के लिए, पेड़ पौधों को कटने से बचाने के लिए इस आंदोलन का क्या हुआ था, शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए, ठीक है,
ये चिपको आंदोलन जो है यानी कि वन संरक्षण से क्या है, संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूलकणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। दूसरा है ये जल का अवशोषण करते हैं। तीसरा कह रहा है इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। और चौथा है उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जब एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले डस्ट पार्टिकल्स को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, ये अच्छे संघनक केंद्र होते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये जल को भी क्या करते हैं, अपने में एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा है इनके आसपास यानी इर्द गिर्द हवा के ठंडे होने से संघनन की भी प्रक्रिया होती है। तो उपरोक्त सभी क्या है भाई, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख भाई क्या होगी, एक दिन बढ़ जाएगी, एक दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाता है और चौथा है आधा दिन घट जाता है। तो क्या हम देंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि जब जहाज अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम जहाज को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर, तो जब भी हम पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे ना, तो पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर क्या हो जाएगा भाई, यानी कि एक दिन क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए उसकी तारीख क्या होगी भाई, एक दिन बढ़ेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। ठीक है, एक आप पिक्चर देखे होंगे, भाग मिल्खा भाग। ठीक है, तो इसमें मिल्खा सिंह थे। ठीक है, मिल्खा सिंह के पुत्र हैं जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, तो जीव मिल्खा सिंह का जो संबंध किस खेल से जुड़ा है ये आपको बताना। तो जीव मिल्खा सिंह का जो संबंध है भाई वो गोल्फ से है। ठीक है, इनके जो पिताजी थे मिल्खा सिंह, ठीक है, तो वो क्या थे भाई, तो वो एक अच्छे क्या थे, यानी कि कहिए कि मिल्खा सिंह जो थे वो एक भाग मिल्खा भाग यानी कि एक अच्छे क्या थे, रनर थे, यानी कि धावक थे। ठीक है, चलिए लेकिन ये जो है गोल्फ से संबंध थे, ये प्रोफेशनल गोल्फर थे। कौन, जीव मिल्खा सिंह। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के द्वारा दार उल सफा क्या था भाई, ये हमें जवाब देने हैं। ठीक है, एक खैराती क्या था, अस्पताल था। ठीक है, दार उल सफा जो है एक खैराती अस्पताल का नाम था, जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये आपको क्या करना है, जवाब देने हैं। कह रहा है 1 जनवरी 2014 को नहीं। ठीक है, तो आंसर देंगे 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है वित्त विधेयक वह विधेयक है जो भारत की संचित निधि में से व्यय का प्राधिकार देता है। तो बिल्कुल गलत है भाई। फिर उसके बाद है भारत की आकस्मिकता निधि में से व्यय का प्राधिकार देता है, नहीं। ठीक है, कि भारत की आकस्मिकता निधि में से व्यय का प्राधिकार देता है वित्त विधेयक, ये नहीं है। ठीक है,
हम सीधा बोलेंगे कि वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार के टैक्स आदि के द्वारा जुटाई गई जो भी धनराशि होती है उसका उपयोग करने का प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी देता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हम देंगे डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब क्या होगा? ठीक है, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है, बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा है घरेलू मुद्रा की मांग अधिकतम हो, नहीं। घरेलू मुद्रा की मांग न्यूनतम होती है, नहीं। घरेलू मुद्रा की मांग और साथ ही उसकी आपूर्ति अधिकतम होती है, नहीं। तो देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होगी जब घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बनवाया गया था? ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या वाई.बी. रेड्डी के द्वारा? नहीं। उसके बाद है मनमोहन सिंह भी नहीं होगा, वी मोइली होगा, वी सुब्रमण्यम नहीं होगा। ठीक है, तो वी मोइली के अध्यक्षता में जो है वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का क्या किया गया था? अध्यक्षता यानी कि गठन किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था? ठीक है, तो हम बोलेंगे उसका नाम था नीमा। क्या नाम था? नीमा। ठीक है, कबीर साहब का जो लालन पोषण एक जुलाहे परिवार में हुआ था और उस जुलाहे परिवार का नाम क्या था? तो नीमा था। ठीक है, चलिए कहिए कि ये मध्यकालीन महापुरुष थे कबीर साहब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नीमा इज राइट आंसर यानी सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? आज भी हम लोग बलि से शब्द का जो है संबोधन करते हैं ना, तो वैदिक काल में होता था क्या? वैदिक काल में बलि शब्द का जो अर्थ होता था बलिदान। आज हम लोग बलिदान समझते हैं, बैल नहीं, अनुवांशिक नहीं। प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट, प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट ही क्या कहलाता था? यानी कि बलि कहलाता था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ठीक है, किस सातवाहन राजा? ठीक है, आप सभी को सातवाहन युग के बारे में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जिसमें थे आपके कौन? गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी एक ऐसे सातवाहन राजा थे जिन्होंने एक ब्राह्मण की उपाधि क्या की? धारण की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, कह रहा कौन से बुद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है ये किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है भाई? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, तो 16 महाजनपद का जो है वर्णन हम देखेंगे किसमें? अंगुत्तर निकाय। ये अंगुत्तर निकाय जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या था? ग्रंथ है। ठीक है, जिनमें कि 16 महाजनपदों का क्या मिलता है? यानी विवरण मिलता है। ठीक है, जिसमें कि आप पढ़े होंगे, अवंती पढ़े होंगे, अश्वक पढ़े होंगे, फिर उसके बाद आप वज्जी पढ़े होंगे, गांधार पढ़े होंगे। इस तरह से क्या है कई प्रकार के यानी कि 16 प्रकार के जो है महाजनपद है, सुरसेन वगैरह इसी में आते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम
इत्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इत्ता व्यवस्था की बात देखिए, तो इत्ता व्यवस्था क्या होता है इनको पहले हम जानेंगे। ठीक है, तो इत्ता व्यवस्था में क्या होता है कि इसमें कहिए कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि भारतीय समाज को जो है वो सामंतवादी व्यवस्था में क्या किया जाता था, यानी कि वर्गीकृत किया जाता था। तो सामंतवादी व्यवस्था में वर्गीकृत कर उसे मतलब कि व्यवस्थित करने की परंपरा ही क्या कहलाती थी, इत्ता व्यवस्था कहलाती थी। ठीक है, चलिए, तो ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख रहे, अगला क्वेश्चन में कह रहा है बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो बोलेंगे हम अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था। ठीक है, तो ये कहाँ है भाई, तो आगरा शहर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगरा शहर में और भी जाइएगा ना, जैसे कि आगरा शहर में 43 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सिकरी। ठीक है, वही आपको बुलंद दरवाजा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। ठीक है, तो मनसबदारी प्रथा थी भाई। ठीक है, तो ये मनसबदारी प्रथा सबसे पहले किसने शुरू की, तो हम बोलेंगे किसका नाम, तो अकबर का नाम बोलेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था इस्लाम का क्या किया जाए, शुद्धिकरण किया जाए। ठीक है, इस्लाम का शुद्धिकरण करना ही बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है। पहला है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु, चलिए बिल्कुल ये सही है कि 12 मार्च, बिल्कुल महात्मा ये 1930 ईस्वी को जो है ये नमक टैक्स, यानी कि जिसको हम साल्ट टैक्स कहते हैं, अंग्रेजों के द्वारा ये नमक कर को हटाने के लिए 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से लेकर के दांडी तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, पैदल यात्रा करके नमक टैक्स को हटाने का क्या किया था, यानी कि समर्थन किया था। ठीक है, तो इसलिए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में दांडी से समुद्र तक, ठीक है, समुद्र के किनारे तक इन्होंने एक मुट्ठी नमक लेकर के गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की जैसे मतलब कि आंदोलन की क्या की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है। ठीक है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो कि पहले माना जाता था लेकिन अब वो क्या है, आतंकवादी के रूप में, यानी कि यूकैलिप्टस। यूकैलिप्टस एक ऐसा प्लांट है जो कभी सोशल जो है फॉरेस्ट में जो क्या था भाई, लोकप्रिय था, फेमस था, लेकिन अब जो है इसको क्या है, टेररिस्ट यानी इकोलॉजिकल टेररिस्ट माना जाता है, किसको, यूकैलिप्टस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ आप बहुत सारी जनजातियां देखे होंगे जिसमें कि आप
देखे हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, निरंतर मानव है, ठीक है। तो ये बहुत सारे मतलब कि देखे होंगे। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सी जनजाति की बात हो रही है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से क्या है, संबंधित है, तो वो है संथाल। ठीक है, कौन है भाई, संथाल। ठीक है, राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करे। तो ऐसा किसने कहा था? ठीक है, तो हम इसका जवाब देंगे अजमल खां। ठीक है, अजमल खां ने मतलब कि अजमल खां ने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कह रहा है दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ हम क्या देंगे, तो दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में, यानी कि रहने के दौरान, जब महात्मा गांधी जी मतलब कि पढ़ाई के कारण दक्षिण अफ्रीका जब गए थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जिस मैगजीन का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। ठीक है, तो राइट आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? किस राज्य की सीमा बच्चे बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बोलेंगे मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो है, ये सीमा जो है, मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश राज्य से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। बिल्कुल ठीक है, नगरीकरण जो है वो औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, यानी पालन करता है। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। फिर कह रहा है कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। बिल्कुल सही, यानी कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन, ये भी सही है। तो क्या होगा, तो ए तथा ए आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। तथा ये आर जो है वो ए पर क्या है, यानी कि सही व्याख्या करता है। यानी कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक क्या है, आंदोलन है, जिसके कारण यानी कि नगरीकरण जो है वो औद्योगिकरण का क्या करता है, अनुसरण यानी पालन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है भाई, है दोनों, ए सही परंतु आर गलत नहीं, दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? ठीक है, यहाँ आपको 4 तरह के क्या है, जीव दिए गए हैं। तो कौन जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होते हैं? तो हम बताएंगे मधुमक्खी। क्या बताएंगे? मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जो कि बारूदी सुरंगों का पता लगाने में मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि जैसे कि अमेरिका और रूस में इस कार्य के लिए, यानी कि बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए जो है मधुमक्खियों को क्या की जाती है, दी जाती है, यानी प्रशिक्षित किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है। ठीक है, जिससे कि ये मधुमक्खियां जो है बारूदी सुरंग को सूंघ करके क्या करते हैं, यानी कि उन सुरंगों का पता कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आज हम लोगों ने सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। तो चलिए स्टूडेंट, आप सभी को आज का जो है वीडियो कैसा लगा, तो आप अपने कमेंट को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक आपसे विदा लेते हैं, बाय बाय।